फैमिली है। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से ध्यान देकर अब जितना भी चैप्टर बचा है आप पढ़ें, और हमारा पूरा लक्ष्य होगा कि हर एक स्टूडेंट को जो आप घर पर मेहनत करते हैं, घर पर अलग टाइम देकर चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जितना भी चैप्टर बचा है हमारा प्रयास होगा उसका सारा ऑब्जेक्टिव और सारा शॉर्ट क्वेश्चन हम इस क्लास में ही याद करवा देंगे। बस केवल अपना पूरा ध्यान बनाए रखिए और अच्छे से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी इधर-उधर मत करिए। और जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, चाहे वो आपके बगल वाला स्टूडेंट हो, आपका मोबाइल हो, जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, डिस्टर्ब करने वाला है, आपका ध्यान भटकाने वाला है, उसको थोड़ा सा दूर रखिए। और बाकी आप क्लास से जब हमारे निकलेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं वास्तव में हमको पढ़ाई मिला, समझ में आया, याद हुआ। देखा जाए ऑक्सीजन परिवार कैल्कोजेन। ऑक्सीजन परिवार इस आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक फैमिली है जिसका दूसरा नाम कैल्कोजेन है। ऑक्सीजन परिवार के अंतर्गत 5 एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलैंडियम आते हैं। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन का बाहतम विन्यास आप देखें 2:2p4, इसका 3:3p4, इसका 4:4p4। सबका बाहतम विन्यास देखने से यही लग रहा है कि इन सारे तत्वों का बाहतम विन्यास NH2np4 है, यानी बाहतम कक्ष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो संयोजकता आप सभी स्टूडेंट 8 में से 6 घटाकर S और P ब्लॉक के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर संयोजकता कितनी आ गई? 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2np4। आपको बता दें कि इस तत्व के इस परिवार को एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, कैल्कोजेन। तो कैल्कोजेन, कैल्को का मतलब अयस्क और जेन का मतलब जनरेट। आप अच्छे से पढ़ कर आए हैं तत्वों के डिस्कशन का सिद्धांत एवं प्रक्रम वाला चैप्टर। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuMs, जो एक सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क का मतलब सल्फर का यौगिक है। और अगर हम लोहा के अयस्क हेमेटाइट का बात करें, सूत्र Fe2O3, तो वो ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का यौगिक है। आप एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क का बात करें, इसका सूत्र A2O3, तो वो ऑक्साइड अयस्क है। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप समझे कि इसी वर्ग के तत्वों का वो सब यौगिक है, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। इसलिए इसको अयस्क बनाने वाले तत्व भी कहा जाता है। कैल्को माना अयस्क और जेन मतलब जनरेट, अयस्क बनाने वाले तत्व। और अब इसके भौतिक गुणों के बारे में हम समझने जा रहे हैं। भौतिक गुण में सबसे पहला शुरू हो रहा है परमाणविक आकार। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को बताया जा चुका है कि नाइट्रोजन परिवार पढ़ाते समय हमने बताया था कि जैसे भौतिक गुण के रूप में हम परमाणविक आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता लेकर चल रहे हैं, वैसे ही हर ग्रुप में ये आएगा। तो आ रहा है परमाणविक आकार। आने से पहले ही अंदाजा लग गया होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप देख रहे हैं लगातार रहने वाला था, तो एक नया कक्ष लेकर आ रहा है। इसमें कक्ष की संख्या 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो लगातार कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। तो बीच की दूरी बढ़ने से नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को उतना तेजी से आकर्षित नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। तो सबसे छोटा आकार होगा ऑक्सीजन, सबसे बड़ा होगा पोलैंडियम। तो जल्दी से इन सभी का क्रम आप बताएंगे। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट। नेक्स्ट है आयनन विभव, जिसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में आईपी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? पिछले लेक्चर में भी बताए थे, आज फिर बता रहे हैं दोबारा। किसी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन विभव। ठीक है? तो जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे कहते हैं आयनन विभव। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा क्यों लग रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित आकर्षण के बल से नाभिक से बना है और आप जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। इस आकर्षण बल से छुड़ाकर आप इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो उस बल के विरुद्ध जितना आप कार्य करेंगे, इस आकर्षण बल से छुड़ाने में जितना ऊर्जा खर्च करेंगे, उसी खर्च ऊर्जा का नाम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव है। अब आप ये बताइए कि एक एटम इतना बड़ा है और एक एटम इतना छोटा है, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालने का बात हो रहा है। एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। कहां से इलेक्ट्रॉन आराम से आप निकाल पाएंगे? बी से, क्योंकि आकार बड़ा है, कम आकर्षण बल होगा और ये ज्यादा आकर्षण बल से बना होगा। तो आपके माइंड में ये बात चला गया कि आकार जब बड़ा होगा तो आयनन विभव कम होगा। आयनन ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च की गई ऊर्जा कम होगी और जब आकार छोटा होगा तो आयनन विभव अधिक होगा। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में प्रेजेंट है, आप समझ गए, तो जल्दी से बताइए इस पूरे ऑक्सीजन परिवार में सबसे अधिक आयनन विभव, उससे अधिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम बोलेंगे। वही बढ़िया। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन परिवार के भौतिक अवस्था के बारे में। एक अकेला ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सब ठोस अवस्था में। तो सवाल उठता है क्यों ऑक्सीजन ही क्यों गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन ही क्यों द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है? ये दोनों सवाल का जवाब एक ही है, वही जस्ट लाइक नाइट्रोजन परिवार जैसा कि ऑक्सीजन आकार में अपने वर्ग में सबसे छोटा और ये पीपाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो आप सभी स्टूडेंट यहीं पर जान लीजिए कि ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है। क्यों? पूरा डिटेल में यहाँ पीपाई बॉन्ड बनाते हुए समझाने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। देखिए O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु है। एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 1s2, 2s2, 2p4। 2p4 को आप सभी स्टूडेंट कैसे भरते हैं? 1 1 1 और इसका जोड़ा लग जाएगा। अब इसमें भी 2p ऑर्बिटल में ये है 2px, ये है 2py, ये है 2pz। तो ध्यान दिया जाए, ये हो गया आपका 2p, इसको देखकर 2px2, 2py1, 2pz1 और ऐसा आप इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें जोड़ा नहीं लगा है और इसमें जोड़ा लगा है। दोनों को देखते हुए बताइए कुल कितने अयुग्म इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है? 2। तो नियम कहता है कि जितना अयुग्म इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल होता है वही अतिव्यापन में, वही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। तो कितना अतिव्यापन में भाग लेने लायक है? 2। तो एक ऑक्सीजन का 2 परमाणुविक ऑर्बिटल ऐसा है जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का है। तो ये पहले ऑक्सीजन का 2 परमाणुविक ऑर्बिटल आपके सामने आने जा रहा है अपना 2 अयुग्म इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल लेकर। ये पहला ऑक्सीजन हो गया। अब ये दूसरा ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन देख रहे हैं आप स्पष्ट कि यहां पर ये रैखिक अतिव्यापन कर लिया, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। लेकिन ये जो अतिव्यापन करने जा रहा है ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड पीपी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से बना है, इसलिए इसका नाम है पीपाई बॉन्ड। यहाँ जो पाई बॉन्ड बना पीपी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से, जब कभी ऐसा होता है कि एक डी और एक पी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है तो वहां पीपाई बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर पीपाई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पाई बॉन्ड का निर्माण 2 पी ऑर्बिटल के अतिव्यापन से हो रहा है। तो ऐसा अतिव्यापन, 2 पी ऑर्बिटल का अतिव्यापन केवल ऑक्सीजन में ही देखा जा सकता है और किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही नीचे जाएंगे आकार बढ़ जाएगा। 2 परमाणु के पी ऑर्बिटल सल्फर में, सेलेनियम में, टेलुरियम में नहीं आएंगे नजदीक, आएंगे ही नहीं नजदीक, तो अतिव्यापन कहां से करेंगे?
यही कारण है कि ऑक्सीजन O2 बनाने में, गैसीय अवस्था में रहने में सफल हो जाता है, और कोई परमाणु जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता है। दो परमाणु से अणु नहीं बनाता है। तुरंत अभी आप आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर अवस्था, मॉलिक्यूलर स्टेट, आणविक अवस्था। तो आणविक अवस्था में ये भी जान लीजिए कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक रूप में पाया जाता है, जबकि सल्फर इस धरती पर A8, सेलेनियम AC8, टेलुरियम T8 के रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है जबकि सल्फर एसिड के रूप में क्यों? तो जवाब है ऑक्सीजन अपने परिवार में सबसे छोटा तत्व है और पी-पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि सल्फर पी-पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। इसलिए इसका आकार, मतलब इसलिए क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, इसलिए पी-पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। इसलिए ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुक रूप में पाया जाता है और सल्फर एसिड के रूप में। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, आप सभी स्टूडेंट को 11th क्लास में सल्फर का स्ट्रक्चर बताए थे। आज फिर आप देख लें। सल्फर एसिड क्राउन स्ट्रक्चर के रूप में ये जाना जाता है। इस तरह से ये सल्फर अपना स्ट्रक्चर बनाता है। आप सल्फर का ऑक्टेट पूरा होते हुए भी देखेंगे। एक सल्फर के बातम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। गिन लीजिए, ये पहले सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन, सभी के आउटर ऑर्बिट में 6 होता है। तीसरे सल्फर के भी आउटर ऑर्बिट में 6। अब सबका ऑक्टेट गिन लीजिए, 2 4 6 8। किसी भी सल्फर का इसी तरह से पूरा हो। तो ये सल्फर का A8 का स्ट्रक्चर है। आप लोग को ये भी बता दें कि ऑक्सीजन जो आप जल्दी से O2 का बनाते थे कि ऑक्सीजन के बातम कक्ष में 6, दूसरे ऑक्सीजन के बातम कक्ष में 6, साझेदारी किया, बॉन्ड बन गया। तो अब आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है कि आप समझ सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड बना है O और O के बीच, इसमें से एक बॉन्ड सिग्मा है और एक पाई, एक रैखिक त्रिज्यापन से बना है और एक समानांतर। तो ये बात पूरा समझ में आना चाहिए इसको देखने के बाद कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड वाला है और ये वाला पाई वाला है। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बता दें कि आप पढ़ रहे हैं आणविक अवस्था, भौतिक गुण में आणविक अवस्था आप पढ़ रहे हैं। और आणविक अवस्था में आप यही जाने कि ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम S8, Ac8 और Ac8 के रूप में ये सब पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी में हम संरचना के बारे में यहाँ बताएं। अब ये बताने जा रहे हैं कि ठीक है, सल्फर S8 के रूप में, Ac8 के रूप में, T8 के रूप में पाया जाता है। तो इसमें भी सबसे अधिक अस्थायी कौन होता है? तो सबसे अधिक अस्थायी S8 होता है। और इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि साइज जैसे जैसे बढ़ता है अस्थायित्व तो घटता है। तो सबसे अधिक साइज वाला कौन होगा? टेलुरियम। उससे कम साइज और सबसे कम, तो जो सबसे कम साइज का हो उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि इस तीनों में जो 8 परमाणुक है उसमें बात हो रहा है। तो 8 परमाणुक में ये जोड़कर अणु बना रहा है। तो इसमें सबसे अस्थायी अणु कौन बनाएगा? तो सल्फर। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होगा, तो इसका बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होगा, इसलिए सबसे ज्यादा अस्थायी होने के कारण ये S8 सफल है, मतलब अणु बनाने में ज्यादा मजबूती से। तो यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी सबसे अधिक S8 की और सबसे कम अस्थायी T8 होता है, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है। आकार बढ़ता है तो अस्थायी तो घटता है, आकार घटता है तो आकार जब कम तो अस्थायी तो अधिक, और आकार अधिक तो अस्थायी तो कम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भौतिक गुण में आगे बढ़ रहे हम, कैटेनेशन। बताया जा चुका है जब कोई परमाणु अपने जैसे परमाणु के साथ जुड़कर खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। तो यहाँ कैटेनेशन का प्रॉपर्टी यहाँ भी देख रहे हैं, फास्फोरस में भी देख कर आए, कार्बन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख कर आए। तो यहाँ पर ऐसा कैटेनेशन का जो गुण है सबसे अधिक इस चारों में कौन दिखाता है? तो सल्फर। उससे कौन सेलेनियम, उससे कौन ऑक्सीजन, सबसे कम
तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है? ऑप्शन सेलेनियम, ऑक्सीजन, टेलुरियम या सभी? जितना बोले उसमें होगा सेलेनियम। एलोट्रॉपी शुरू हो रहा है इस भौतिक गुण का सबसे बड़ा टॉपिक, अपरूपता। पहला आपने पढ़ा परमाणु का कार्य, दूसरा आयनन विभव, तीसरा भौतिक अवस्था, चौथा आणविक अवस्था और पांचवा के रूप में कैटिनेशन और छठा अपरूपता। ऑक्सीजन इस धरती पर दो अपर रूपीय रूप में पाया जाता है, दो अपर रूप के रूप में, एक O2 और एक O3, एक डाई ऑक्सीजन और एक ओजोन, ओजोन O3 और डाई ऑक्सीजन O2। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के अपर रूप के बारे में। ज्यादा डिटेल में यही इसी के बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में, और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए सारा डिटेल हम यहाँ दे रहे हैं। सल्फर का 5 अपर रूप होता है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, कोलाइडियल सल्फर। तो अल्फा सल्फर भी दो अन्य नाम से जाना जाता है, रोहम्बिक सल्फर और ऑक्टाहेड्रल सल्फर। इसका बीटा सल्फर का दूसरा नाम मोनोक्लिनिक सल्फर। ये सब उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। गामा सल्फर का एक और नाम प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। तो ये सभी सल्फर के अपर रूप हैं। सबसे पहला आपके सामने स्टार्ट हो रहा है अल्फा सल्फर। आपको बता दें इस 5 सल्फर के अपर रूप में सबसे ज्यादा स्थायी अल्फा सल्फर होता है। अल्फा सल्फर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और अल्फा सल्फर को ही गर्म करके बीटा सल्फर बनाया जाता है। 95.5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बीटा सल्फर का निर्माण होता है और ये CH2 में घुलनशील होता है, सोलबल इन CH2। बीटा सल्फर प्रारंभ होने जा रहा है, इसका दूसरा नाम मोनोक्लिनिक सल्फर है। आपको बता दें कि ये अल्फा सल्फर से कम अस्थायी होता है, अल्फा सल्फर से, और ये अल्फा सल्फर से ही बनाया जाता है। बीटा सल्फर जिसका हम अभी बात कर रहे हैं वो बीटा सल्फर अल्फा सल्फर से ही बनाया जाता है और ये भी सोलबल होता है किस चीज में? CH2। शुरू हो रहा है गामा सल्फर जिसका दूसरा नाम प्लास्टिक सल्फर है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नाम अगर आप याद रखेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। मान लीजिए आप अल्फा, बीटा, गामा, मिल्क ऑफ सल्फर, कोलाइडल सल्फर याद रखें और आप नहीं जानते कि प्लास्टिक सल्फर भी होता है, जबकि आपको केवल इतना ही याद करना था कि गामा वाले को ही प्लास्टिक सल्फर, और आ गया प्लास्टिक सल्फर के बारे में लिखे, तो आप तो यही सोचेंगे थोड़ा देर के लिए कि हम तो पढ़े ही नहीं, जो कि सच्चाई है कि आप पढ़े हैं, ये नहीं जानते हैं, ये भूल गए हैं कि गामा सल्फर को ही क्या कहते हैं। तो ये जिग जैग चेन, मतलब जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला वाला संरचना रखता है। ये काफी अनस्टेबल, अल्फा, बीटा, गामा, कोलाइडल और मिल्क सल्फर में सबसे ज्यादा अस्थायी यही होता है। और सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर का अपर रूप सबसे ज्यादा अस्थायी होता है? अल्फा, बीटा, गामा, कोलाइडल सल्फर क्या होगा? और सबसे ज्यादा अस्थायी अल्फा सल्फर, ठीक है। मिल्क ऑफ सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर ये यूज किया जाता है एंटा एसिड टैबलेट में। एंटा एसिड टैबलेट, मान लीजिए अपच हो गया, गैस, बदहजमी जिसको बोलते हैं, तो वहां पर एंटा एसिड टैबलेट का जो निर्माण होता है वो मिल्क ऑफ सल्फर से ही होता है। इसके बाद ये भी CH2 में सोलबल होता है। कोलाइडियल सल्फर, कोलाइडियल सल्फर ये ऑब्टेन किया जाता है दो चीज के अभिक्रिया से, H2S और HNO3 के रिएक्शन कराने से। यहाँ जो सल्फर मिल रहा है इसी सल्फर का नाम है कोलाइडियल सल्फर। तो ये था सल्फर का 5 अपर रूप, अल्फा, बीटा, गामा, मिल्क ऑफ सल्फर और कोलाइडल सल्फर। अब हम आपके सामने अन्य तत्वों के एलोट्रॉप्स का भी बात कर ले रहे हैं। ऑक्सीजन सल्फर हो गया, सेलेनियम, टेलुरियम, पैलेडियम। तो सेलेनियम 2 अपर रूप में, लाल और भूरा, रेड फॉर्म, ग्रे फॉर्म। टेलुरियम का इस धरती पर 2 अपर रूप है, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को क्रिस्टलाइन बोलते हैं, अक्रिस्टलीय को एमॉर्फस।
पोलेनियम इस धरती पर दो फॉर्म में, अल्फा पोलेनियम, बीटा पोलेनियम। तो अभी तक आप फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ रहे थे, ये सारे टॉपिक भौतिक गुण के अंतर्गत ऑक्सीजन परिवार। और अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन परिवार की ऑक्सीकरण अवस्था। आप सभी स्टूडेंट कोरोना युग में उतना अच्छा से 11th क्लास में ऑक्सीकरण अवकरण चैप्टर नहीं पढ़े, और बार बार यहाँ हर एक परिवार, हर एक टॉपिक में बीच बीच में ऑक्सीकरण, जैसे डीएनए ब्लॉक में ऑक्सीकरण अवस्था आया, नाइट्रोजन परिवार में भी ऑक्सीकरण अवस्था एक जगह हेडिंग था, यहाँ भी है, आगे भी रहेगा हाइड्रोजन परिवार में, नोबेल गैस में। तो आज हम 5 मिनट ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, ऐसे हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, आज फिर। एक अणु है NaCl। इस NaCl अणु का निर्माण Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन, Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। ये पूरा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो Na पर +1 चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज हो जाता है, और Cl पर माइनस। तो कहने का मतलब ये है कि Cl 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किया है, तो NaCl अणु में Na पर पूरा +1 और Cl पर कुल मिला जुलाकर NaCl पर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या है ऑक्सीकरण अवस्था? आपको बता दें कि यहाँ जो चार्ज है, आवेश है, उसका नाम वास्तविक आवेश है, क्योंकि पूरा वास्तव में इसने लॉस किया है और पूरा वास्तव में इसने गेन किया है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। जब पूरा त्याग और ग्रहण का बात होता है तो उस आवेश को वास्तविक आवेश कहते हैं, और जब केवल ऐसा हो कि H और Cl एक दूसरे से साझेदारी के बाद भी एक एलिमेंट ज्यादा ताकतवर है इलेक्ट्रॉन खींचने में, तो Cl अधिक नजदीक इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लिया, थोड़ा सा ज्यादा नजदीक Cl के हो गया, तो इस पर डेल्टा माइनस आ गया, इस पर डेल्टा प्लस, लेकिन आवेश आ गया। तो यहां भी चार्ज उत्पन्न हो गया, +1 -1, लेकिन यहां का चार्ज काल्पनिक आवेश है। कल्पना हम किए कि थोड़ा सा खींच लिया, तो इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा माइनस, जिसको हम +1 और -1 से दिखा रहे हैं। तो वास्तव में ऑक्सीकरण संख्या क्या है? किसी अणु में वर्तमान परमाणुओं के ऊपर जो वास्तविक या काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक या काल्पनिक आवेश होता है, वही ऑक्सीकरण संख्या होता है। वास्तव में आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो जब आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट आज के बाद फ्री होकर बहुत सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे O2 का ऑक्सीकरण संख्या 0, O3 का ऑक्सीकरण संख्या 0, लेकिन SO4 माइनस की ऑक्सीकरण संख्या -2, Al++ की ऑक्सीकरण संख्या, तो आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर। और अणु का कोई कितना भी बड़ा अणु हो, K-4 लिख दिए, पूछ दिए ऑक्सीकरण संख्या बताइए, कोई आवेश है क्या? लेकिन इसके प्रत्येक तत्व पर आवेश है। K पर +1 है, Mn पर +7 है, O पर -2 है, -2 × 4, पूरा जोड़िए घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। तो पूरे अणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, लेकिन अणु में वर्तमान तत्व का ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं, वही अपना ऑक्सीकरण संख्या लाता है। सबको जोड़ते हैं तो उसका विगड़ित योग 0 आता है। तो उसी से संबंधित एक नियम है, ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित, और ये नियम ध्यान से आप स्टूडेंट सुनेंगे। एक नियम है कि किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या अपने वर्ग संख्या के बराबर होती है। ये एक ऑक्सीजन परिवार का सारा तत्व है, जिसमें सबका अधिकतम, मतलब कहीं भी दुनिया में कोई यौगिक में इस ऑक्सीजन परिवार का ऑक्सीकरण संख्या अधिक से अधिक क्या हो सकता है? तो नियम है उस अपने वर्ग संख्या के बराबर। तो पुराने नियम में वर्ग संख्या कैसे निर्धारित होता था? बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इसकी वर्ग संख्या पुराने नियम के अनुसार 6 है। तो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है? +6। और मिनिमम वर्ग संख्या, मिनिमम निकालने के लिए नियम है वर्ग संख्या -8, वर्ग संख्या
तो वर्ग संख्या 6 और -8, तो इसका मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या -2। तो ये क्या लिख दिया गया, ध्यान दीजिए। दुनिया के किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम आएगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या का रेंज -2 से +6 के बीच होगा। अगर आ गया किसी यौगिक में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +7, कंफर्म रहिए कि गलत है, +7 हो ही नहीं सकता है। इसका रेंज मैक्सिमम +6 है और मिनिमम किसका, इन सारे तत्वों का। अब मान लीजिए यौगिक है H2H2O है, अब वहां सल्फर का निकाल रहे हैं और हल कर रहे हैं तो आ गया +1, तो सही है कि गलत? अगर कोई यौगिक में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 आया, सही है कि गलत? 0 आया, +4 आया, मतलब रेंज में आएगा तो सही। तो ये कहां से +6 आया, कहां से -2 आया, समझ में आया? अधिकतम किसके बराबर, वर्ग संख्या, और मिनिमम के लिए वर्ग संख्या -8 सूत्र है। किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर वर्ग संख्या -8, तो वर्ग संख्या 6 और -8 तो हो गया -2। तो ये रेंज है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो विद्युत ऋणात्मकता घटने से वहां धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की क्षमता बढ़ती है, यानी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा वर्ग के नीचे दिखा जाएगी, यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में। अब थोड़ा डिटेल में इस परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला जो मेन एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका पूरा डिटेल में ऑक्सीकरण संख्या हम बताने जा रहे हैं। ऑक्सीजन O2, इस ऑक्सीजन का साधारणतः दुनिया के किसी भी यौगिक में -2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसकी संयोजकता 2 होती है, और ये भी जानते हैं कि इस आवर्त सारणी में दूसरा ताकतवर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा। तो ऑक्सीजन अगर H2O है तो इस H से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस H से भी, तो दोनों ओर से खींचेगा, तो इधर से भी खींचेगा, तो -1, इधर से भी -1, -1। जिसको नहीं समझ में आया ये खींचने का काम बोर्ड पर देखा जाए, स्ट्रक्चर बनाते हुए देखा जाए। ये इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी में भाग ले लिया, लेकिन खींचेगा कौन? तो ऐसा करेगा तो निश्चित है कि इधर से भी -1, इधर से भी -1। यही कारण है कि दुनिया के किसी भी यौगिक में ये अधिकतर -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। पेरोक्साइड अवस्था में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड -1 रखता है, क्योंकि पेरोक्साइड अवस्था इस ढंग की होती है। जरा समझिए, ध्यान दीजिए, इधर से तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर से तो खुद प्रेजेंट है तो खींचेगा ही नहीं। यही कारण है केवल एक ओर से खींचेगा तो माइनस। ऑक्सीजन O2 या O3 के रूप में होता है तो वहां ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब आप ही बताइए, जब O2 के रूप में है, O11O, खींचेगा कोई? 0। एक अकेला यौगिक O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, केवल दुनिया के एक यौगिक में O2F2 में +1 और एक यौगिक O2F2 में +2। सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड ऑक्सीजन से बड़ा बॉस इलेक्ट्रॉन खींचने में, मतलब फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के सामने ही ये अधिकतर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है और किसी के सामने नहीं। तो केवल OF2 में +2 होता है और O2F2 में +1 आ चुका है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो सीधे इस यौगिक को ही याद रखिए, यही यौगिक रहेगा। और किसमें +2 होती है तो OF। सिर्फ एक सिंगल ही, नहीं और एग्जाम्पल खोजने लगेगा तो और एग्जाम्पल नहीं है, एक सिंगल यौगिक में। और एक और जान लीजिए, ऑक्सीजन का एक स्पेशल अवस्था है सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन प्रथम वर्ग के तत्व से मिलकर सुपर ऑक्साइड बनाता है, तो CSO2 ये सीजियम सुपर ऑक्साइड है। यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1/2 होती है। तो ये पूरा किसी ने पूछ दिया क्यों, तो जवाब यहां से लिया जाए। क्षारीय धातु का दुनिया के किसी यौगिक में, क्षारीय धातु का दुनिया के किसी भी यौगिक में +1 होता है।
और ऑक्सीजन का x गुना 2 नहीं जानते हैं, भुला गए, बराबर 0। सॉल्व किया जाए, -1/2। तो ये था आपका आज का क्लास।